तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्लीप और इंसेफेलोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले आपका ये डाउट आएगा कि स्लीप क्या होता है। स्लीप जो होता है ना, हमारा एक बिहेवियर स्टेट होता है, जहाँ पे हम लोग जो होता है ना, हमारा जो कोई भी सेंसरी स्टिमुलस के लिए होता है ना, थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई पेशेंट अगर स्लीप में है, तो उसका न्यूरॉन्स का नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट में बन जाता था। लेकिन अगर वो पेशेंट स्लीप में है, तो उसको उसका थ्रेशोल्ड जो होता है राइज हो जाएगा। मतलब कि नॉर्मल कोई भी हम लोग स्टिमुलस देंगे, तो उसको सेंसरी फील नहीं होगा, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। और थ्रेशोल्ड में होता है ना, हमारा लोअर लोअर मोटर आउटपुट रिलेशन जो होता है बहुत कम हो जाता है। मतलब कि कोई भी पर्सन जो होता है उसका आउटपुट मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, मतलब कि वो नॉर्मली काम नहीं कर पाएगा। और स्लीप तुम्हारे पास दो तरह का ड्रीमिंग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीमिंग। ड्रीमिंग के बेसिस पे हम लोग स्लीप को दो टाइप के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन ड्रीम स्लीप और रेम स्लीप। नॉन रेम स्लीप उस स्लीप को कहते हैं जो कि तुम्हारे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हम लोग। जिस जिस स्लीप को हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते उसको नॉन नॉन रेम स्लीप कहते हैं। और रेम स्लीप उसको कहते हैं जिसको हम लोग एक्टिव ड्रीमिंग कर सकते हैं, मतलब उसका विजुअल और इमोशनल मेमोरी हमारे पास प्रेजेंट होता है। सुबह उठने के बाद हम लोग उस स्लीप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग रैम स्लीप कहते हैं। तो आपका आपके बाद डाउट होगा कि सर देखो, एक कोमा होता है, एक होता है स्लीप। कोमा और स्लीप में क्या फ़र्क होता है? तो स्लीप जो होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, लेकिन कोमा और नॉन रिवर्सिबल है। मतलब ऊपर वाला सारा एक्टिविटी कोमा में ही प्रेजेंट होगा। लो लो मोटर आउटपुट होगा, राइज़ थ्रेशोल्ड फर्स्ट स्टिमुलस होगा, लेकिन कोमा में बस यही फ़र्क होता है कि नॉन रिवर्सिबल होता है और स्लीप तुम्हारे पास रिवर्सिबल होता है। तो अपनी अगली टॉपिक आती है पॉलीसोमेनोग्राफी। पॉलीसोमेनोग्राफी क्या होता है? हम लोग स्लीप जो हमारा बॉडी जो होता है, स्लीप एक बिहेवियर स्टेट है, और इस बिहेवियर स्टेट को स्टडी करते हैं। स्टडी करने की प्रोसेस को हम लोग पॉलीसोमेनोग्राफी कहते हैं। अब देखो, इस पॉलीसोमनोग्राफी को हम लोग बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि ताकि जितने भी स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, उसको मापने के लिए पॉलीसोमनोग्राफी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप बोलते हैं कि पॉलीसोमनोग्राफी किस किस के लिए यूज होता है? तो ओएसए के लिए यूज कर सकते हैं, सेंट्रल स्लीप एपोनिया के लिए यूज करते हैं, और स्लीप रिलेटेड हाइपरवेंटिलेशन या हाइपोवेंटिलेशन या फिर हाइपोक्सिया, इनके लिए हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी का यूज कर सकते हैं। तो आपने आपसे एक जनरली सवाल ये पूछा था, पॉलीसोमनोग्राफी में क्या क्या इंक्लूड होता है? तुम बोलोगे ईईजी, ईओजी, ईएमजी, ईसीजी। तो इनका तुम्हारे पास, और पल्स पल्स ऑक्सीमीटर भी मारते हो, एयर फ्लो ऑफ द इंस्पायरिटी एंड इफोर्ट। तो आपने बोला कि सर ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं ईईजी को। ईओजी को इलेक्ट्रोओकुलोग्राम कहते हैं, ईएमजी को कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम, ईसीजी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इस टॉपिक में हमको मेनली जो फोकस करना है वो ईईजी के करना है, ईईजी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अपना मेन टॉपिक जो होता है ईईजी है, आपका फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईईजी। तो सबसे पहले समझते हैं ईईजी क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा सेरिब्रम है, ठीक है? ये हमारा सेरिब्रम है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे पिरामिडल न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है? और आपको पता है ना, सेरेब्रम 6 लेयर में होता है। 6 लेयर में होता है सेरेब्रम। तो इसका नीचे का जो 5 लेयर है, उसके अंदर तुम्हारे पास जो बहुत डेंस अमाउंट ऑफ पिरामिडल न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है? अब इन पिरामिडल न्यूरॉन्स के पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे। तो ये डेंड्राइट्स जो होता है एक दूसरे से कनेक्शन बनाता है। अब डेंड्राइट्स कनेक्शन बना रहा है, तो वहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल जनरेट होगा। कौन कौन से डेंड्राइट्स पोटेंशियल बनाता है? रिसेप्टर पोटेंशियल। और रिसेप्टर पोटेंशियल कौन कौन से बनाता है? एक होता है एक्साइटेड ईपीएसपी और आईपीएसपी। दो तुम्हारे पास पोटेंशियल बनाते हैं, तुम्हारे पास एक्साइटरी पोस्ट साइनेटरी पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेटरी पोटेंशियल। डेंड्राइट में तो डेंड्राइट एक तरह का क्या हुआ, दोनों डेंड्राइट से साइनेप्स बनाएगा और साइनेप्स पोटेंशियल बनता है एक्साइटरी और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेटरी पोटेंशियल। अब हम लोग जो होता है स्काल्प के ऊपर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोड रखते हैं, और हम लोग इस जो जितने भी ईपीएसपी बने और आईपीएसपी बने, इनको इनका सम करते हैं, और जो बन के जो पोटेंशियल निकलता है उसको हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ईईजी। समझ गए हम लोग ईईजी क्या होता है? ये हमारे पिरामिडल जो लोकेटेड होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं इनके पास, जो कि तुम्हारे पास स्काल्प ऑफ द सरफेस के ऊपर आते हैं, और मल्टीपल न्यूरॉन फ्रॉम द साइनैप्स व्हिच दे डेंड्राइट्स। तो इन्हें को हम लोग कहते हैं, ये तुम्हारे पास एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। तो एक्साइटेटरी सिनेप्स क्या बनाएंगे? ईपीएसपी बनाते हैं, इनहिबिटरी सिनेप्स आईपीएसपी बनाते हैं, ठीक है? अब ये जो तुम्हारे पास होता है ना, हम लोग को एक सवाल पूछेगा कि हम लोग ये ईईजी कहाँ से बनाते हैं? तो हम लोग जस्ट बिलो स्काल्प, स्काल्प के नीचे से हम लोग जो होता है जितना भी तुम्हारे पास ईपीएसपी बनता है और आईपीएसपी का दोनों का समेशन कर लेते हैं, और हमारे पास ईईजी निकल जाता है। अब ईईजी का अगर तुम मुझसे डेफिनेशन पूछेगा, तो हम सिंपली बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द डेंड्राइटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्काल्प। स्काल्प के सरफेस पे तुम्हारे पास जितने भी डेंड्राइटिक पोटेंशियल होते हैं, उनका हम लोग समेशन कर देंगे, तो वो हमारा ईईजी का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग, हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ वेव्स बनती है। हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ वेव्स बनती है, उनका क्या क्या नाम होता है? तो हमारे ब्रेन ब्रेन के जिस जिस तरह से मैंने टेबल में रखा है, इसका एक ट्रिक है, बैट बैट जी, बैट डी, बैट डी इसका एक ट्रिक है। तो बी से तुम्हारे पास कौन सा, अगर बीटा वेव्स बनती है, अल्फा वेव बनती है, थीटा वेव बनती है और गामा डेल्टा वेव बनती है।
तो जब डाउन द ग्रुप जाओगे हमारे ट्रिक के अंदर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है हमारे ग्रुप में, और तुम्हारे एम्पलीट्यूड जैसे जितना जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो एक बात ये रहना, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप चलता है। जितना ज्यादा तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप जाओगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। अब एक बात याद रखना कि जितना हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी और तुम्हारे पास जितना ब्रेन की एक्टिविटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेन की एक्टिविटी में। तो जितना ज्यादा अपना ब्रेन एक्टिव होगा, जितना ज्यादा अपना ब्रेन एक्टिव होगा उतना ज्यादा अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होगी। तो समझ गए, तो हम इससे हमको क्या समझ आ गया, बीटा फेज में हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 14 से 30% है, तो इन चारों ग्रुप में सबसे ज्यादा ब्रेन एक्टिव होता है हमारा बीटा स्टेट में, ठीक है। अब तुमको ये याद करना पड़ेगा कि बीटा स्टेट में हम लोग का बीटा वेव्स कहाँ कहाँ बनता है, तो पेराइटल और फ्रंटल रीजन में हमारा बीटा वेव्स बनता है। और हमारा अल्फा अल्फा वेव्स कहाँ बनता है, ऑसिपिटल रीजन में बनता है और पेराइटल रीजन में बनता है। और हमारा थीटा वेव्स जो बनता है मेनली तुम्हारे पास जब कोई पेशेंट इमोशनल स्टेट में होता है या फिर डिजेनरेटिव स्ट्रेस में होता है, तब उसमें थीटा वेव निकलता है। डेल्टा वेव जब स्लीप में होता है, डीप स्लीप में थीटा वेव निकलता है। और शैलो स्लीप में भी ये तुम्हारे पास निकलता है, जिसको कहते हैं हम लोग थीटा वेव। तो यहाँ यहाँ तक हमारी टॉपिक आ गई थी, हम लोग ईईजी और ईईजी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अल्फा वेव्स पढ़ लिया, बीटा वेव्स पढ़ लिया, थीटा वेव्स पढ़ लिया और डेल्टा वेव्स पढ़ लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि अल्फा वेव तुमको कब दिखेगा, बीटा वेव्स कब दिखेगा और तुम्हारा थीटा वेव्स कब दिखेगा, किस किस कंडीशन में हमको अल्फा वेव्स दिखेगा, किस किस कंडीशन में बीटा वेव्स दिखेगा, ये हम आपको आगे बताएंगे कि आपका ब्रेन कब किस स्टेट में अल्फा बीटा और थीटा में रहता है। उससे पहले हमको जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अल्फा ब्लॉक फिनोमेना। ब्लॉक फिनोमेना क्या होता है कि देखो, हमारा आंख जब बंद होता है ना, हम लोग वेक होते हैं, जागे हुए रहेंगे और हमारा आंख अगर बंद रहेगा तो हमारा ब्रेन जो है ना वो अल्फा मोड में चलेगा, और जब हम आंख खोल लेंगे तो वो बीटा मोड में चलेगा। तो यही सिंपल सी बात है, जब हमारा ये ब्रेन का अल्फा मोड में, जैसे ही हमने आई ओपन किया तो हमारा ब्रेन जो होता है बीटा मोड में हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितना ज्यादा वेव्स आ रहा है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एम्पलीट्यूड कम है। तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, अब फ्रीक्वेंसी कम था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसको कहते हैं अल्फा ब्लॉकिंग। जैसे ही आंख खोले हमने अल्फा ब्लॉकिंग हो गया। अब आते हैं गामा वेव्स, एक और वेव्स होते हैं जो कि हमारा जनरली हमको नहीं देखा जाता। ये गामा वेव जो था, जब तुम हाई हाई लेवल थिंकिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अटेंशन या फिर मेंटल शार्पनेस दे रहे हो, वर्किंग मेमोरी या लर्निंग कर रहे हो, तब आपको जो वेव दिखा जाता है उसको हम लोग गामा वेव्स कहते हैं। गामा वेव जो होता है मेनली तुम्हारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, तुमसे पूछ लिया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस वेव्स का होता है, तो तुम बोलोगे गामा वेव्स के लिए। अब ये तुम्हारे पास जो होता है ना, तुम्हारे पास ये और कब दिखाता है, हम लोग बचपन से देखते हैं कि हम लोग को बोला जाता है सुबह उठते ही अपना सबसे प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि जब तुम सुबह उठोगे ना, जब अराउज हो गए, तो हमारा जो होता है ब्रेन जो होता है मोस्टली तुम्हारे पास फोकसिंग अटेंशन कर रहा है, तो तुम्हारा हमारा ब्रेन जो होता है गामा वेव्स रिलीज करता है। उस टाइम हमारा बेस गामा वेव्स रिलीज करता था, हम लोग को बोला जाता है कि अच्छे से उस टाइम पढ़ा जाना करिए। अब एक बात देखो, ई जो होता है ना, ई इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो की है, हम लोग इसका सबसे पहले तो ये जाने कि ये तुम्हारे नॉट एन एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हम लोग नर्व मसल फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि ईईजी क्या था, कि सर ईईजी जो था हमारे पास ईपीएसपी और आईपीएसपी का समेशन था। अब ये तो लोकल पोटेंशियल है, जब ये लोकल पोटेंशियल है तो ये तुम्हारे पास एक्शन पोटेंशियल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास इवोक्ड पोटेंशियल क्या होता है कि अगर तुम सिर्फ एक स्टिमुलस के अगेंस्ट तुम्हारा ईईजी का ग्राफ बनाओगे, तो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चेक करेंगे, बस हम एक पार्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, कोई एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए हम लोग ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, जिसको इवोक्ड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग स्किन है, स्किन के अंदर अंदर हमने टच किया उसको, या फिर कोई पिन पिंच किया, उसी उसके अंदर तुम्हारे पास हम लोग जो है सोमेटो सेंसरी एरिया में उसका हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं उसका, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये इवोक्ड पोटेंशियल है। क्या इवोक्ड पोटेंशियल क्या होता है कि मतलब कि हम लोग अपने ब्रेन का रिस्पांस, इलेक्ट्रिकल रिस्पांस किसी एक पार्टिकुलर सेंसरी स्टिमुलस के लिए चेक कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इवोक्ड पोटेंशियल। इवोक्ड पोटेंशियल भी एक तरह का लोकल पोटेंशियल है, इसके अंदर तुमको लेटेंसी देखा जाता है। अब जनरली सोच भी सकते हैं इवोक पोटेंशियल के अंदर लेटेंसी क्यों दिख रहा है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग का सेंसरी न्यूरॉन्स काम करेगा तो कुछ टाइम गैप तो लगेगा ना, कि न्यूरॉन्स का सिग्नल को ब्रेन पे पहुंचने के लिए टाइम गैप लगेगा, वही तुम्हारे पास जो टाइम गैप लगता है उसको हम लोग कहते हैं इवोक पोटेंशियल का लेटेंसी। कितना इजी है। अब हम लोग जानते हैं इवोक पोटेंशियल को यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेटिव चेंज चेक करने के लिए, समझते सेंसरी पार्ट पे और हमारा ब्रेन से कितना कनेक्ट है, सेंसरी पार्ट्स में और हमारा कोर्टेक्स में कितना अच्छा न्यूरल न्यूरल कनेक्शन है, इसको चेक करने के लिए हम इवोक्ड पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो आपने बोला कि हमारे ब्रेन के अंदर वेव्स था, गामा वेव्स था, बीटा वेव्स था, अल्फा वेव्स था, थीटा वेव्स था, थीटा, इसका ट्रिक क्या था, बैट डी बैट डी बैडी बैट डी या फिर बैडी बोल सकते हैं तुम, आज का तो ट्रेंडिंग भी है बैडी क्या होता है, समझ रहे हो।
तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर चुकी है और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि फ्रीक्वेंसी होता है ब्रेन ब्रेन की एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रेन एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब बात करते हैं बीटा वेव्स। आपको ये सारे वेव्स की फ्रीक्वेंसी याद करनी है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी सारी वेव्स की याद करनी है। अब आपको और ये भी पता करना है कि वेव्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो जब रिलैक्स होगा, आई क्लोज होगा, आंख बंद होगा तो कौन सा वेव होगा? अल्फा वेव। और जब रिलैक्स होगा लेकिन तुम्हारा फोकस होगा और अवेक होगा और आईज ओपन होगा तो बीटा वेव्स। तो यही तो बोल, अल्फा को बीटा बनाना बनाना है तो अल्फा ब्लॉकिंग कहा रहता है। अभी पढ़े थे, एक टॉपिक था अल्फा ब्लॉकेज। इसका ग्राफ तुम देख लेना, ये हमारा नीट पीजी के अंदर अच्छा अच्छा ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द स्लीप। हमने बोला कि दो टाइप का स्लीप होता है, नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप। नॉन रेम स्लीप को ऊपर पूछे थे कि हम नॉन रैपिड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते थे या फिर नॉन रिकॉग्नेबल स्लीप भी कहते हैं। और रैम स्लीप को रिकॉग्नेबल स्लीप भी कहते हैं। रैम स्लीप को जानता है, पैराडॉक्सल स्लीप भी कहते हैं। तुमसे गिव फिजियोलॉजिकल रीजन पूछ सकता है, वाई इसको इसको हम लोग पैराडॉक्सल स्लीप क्यों कहते हैं? तो तुमको आराम से याद है, क्योंकि इसके अंदर देखो, स्लीप में हमने देखा था कौन सा वेव चलता है। स्लीप के अंदर हमारा डेल्टा थीटा एंड डेल्टा वेव चलता है, लेकिन यहाँ पे जानता है ये स्लीप है, मतलब कि पर्सन सोया हुआ है। पर्सन सोया हुआ है तो इसके अंदर बीटा वेव्स कैसे चल रहा है? बीटा वेव्स तो हाईली फोकस्ड स्टेट होता है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आता है, ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। इसका हम लोग रीजन देते हैं कि हमारा ब्रेन से एक्टिव ड्रीमिंग ड्रीमिंग कर रहा होता है, इसलिए हम लोग को ब्रेन जो होता है बीटा वेव्स में चल रहा होता है। लेकिन स्लीप में तो ये तो उल्टा स्लीप होगा ना, पैराडॉक्सल स्लीप कहते हैं ना इसको, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए गामा वेव्स या फिर थीटा वेव्स, लेकिन है ये बीटा वेव्स में, इसलिए इसको हम लोग पैराडॉक्सल स्लीपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप और यहाँ पे 70 से 75 से परसेंट जो होता है नॉन रेम स्लीप होता है। नॉन रेम स्लीप को पहले स्टेज 1 से 4 तक डिवाइड किया जाता है, लेकिन अब जो होता है ना इसको N1 N2 N3 तीन स्टेज में डिवाइड किया जाता है। N1 स्टेज होता है तुम्हारे पास, वो लाइट स्लीप कहते हैं। जब तुम्हारे पास जो होता है अल्फा से थीटा, जब तुम्हारे पास जो होता है, जब तुम सोने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम बीटा में हो, तुम आंख बंद किए तो तुम्हारा बीटा जो होता है अल्फा में, अल्फा ब्लॉकिंग, बीटा जो होता है तुम्हारा अल्फा में बन रहा है। ठीक है, अल्फा वेव्स, अब जो अल्फा वेव्स जब जैसे नींद पढ़ रहे हो तो उसमें अल्फा जो थीटा में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं N1 स्टेज। अब N1 स्टेज आता है N2 स्टेज, इसको लाइट स्लीप कहते हैं। इसके अंदर तुमको पूछेगा कि तुम बताओ कि कोई पर्सन अगर N2 स्लीप में है तो तुमको दो चीज दिखेगा, एक दिखेगा के कॉम्प्लेक्स, एक दिखेगा तुम्हारा स्पिंडल्स। स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्स तुमको N2 स्लीप में दिखेगा, ये कैरेक्टर है N2 स्लीप का। अब ये के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल क्यों का क्या होता है, अब मैं आपको अगले डायग्राम में बताऊंगा कि ये देखो, बहुत सारे तुम्हारे पास सिग्मोइडल कर्व तुमको अगर दिख जाए, उसको हम लोग कहते हैं, ये देखो इस तरह का सिग्मा शेप तुम्हारे पास कर्व दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं स्लिप स्पिंडल या फिर हम इसको कहते हैं स्लिप स्पिंडल्स। और अगर तुम्हारा की कॉम्प्लेक्स दिखेगा जब तुम्हारा बहुत एक पीक आ जाए, इसको हम लोग की कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये तुमको ईईजी में दिखेगा ओनली तुम्हारे पास एन टू स्लिप्स के अंदर, ठीक है? अब बात करते हैं रैम स्लीप। रैम स्लीप क्या होता है? तो तुमको सबसे पहले तो रैम स्लीप तुमको पता चला कंप्लीट कोर्स में खड़ा ये कुछ फालतू टॉपिक है। आप देखो स्लीप साइकिल क्या होता है कि तुमको जानता, हम लोग कोई भी स्लीप स्लीप अगर तुम पर्सन सोने जा रहा है तो वो हमेशा एंट्री कहाँ से करेगा? एंट्री करेगा नॉन रेम स्लीप से, N1 से स्लीप करेगा। तो वो N1 जाएगा, फिर N2 जाएगा, N3 जाएगा, फिर रैम स्लीप जाएगा, फिर तुम्हारे पास N1 जाएगा। ये तुम्हारे पास स्लीप के स्टेज होते हैं। तो कोई भी पर्सन तुम्हारे जब भी सोने जाएगा तो वो किस में जाएगा? N1 में जाएगा। N1 से फिर N2 जाएगा, N2 से N3 जाएगा, N3 से फिर रैम स्लीप में जाएगा। तो सर देखो, N3 का जो स्लीप N3 होता है ये डीप डीप स्लीप होता है। आफ्टर N3 जो स्लीप एकदम लाइटर हो जाएगा, तुम ट्रांजिशन जाएगा रैम में जाओगे, स्लीप लाइटर हो जाएगा। और तो एक एक स्लीप का तुम्हारे पास ड्यूरेशन कितना होता है? 90 से 120 मिनट्स। एक स्लीप साइकिल मतलब कि N1 N2 N3 और रैम स्लीप चारों मिला के तुम्हारे पास 90 से 120 मिनट होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था स्लीप के बारे में जो हमने पढ़ लिया है। स्लीप क्या होता है, स्लीप के अंदर तुम्हारा पॉलीसोमनोग्राफी क्या होता है, अल्फा ब्लॉक फिनोमेना क्या होता है, गामा वेव्स क्या होती है, वेव्स इन ईईजी क्या होती है, इवोक्ड पोटेंशियल क्या होता है, ये सब हमारा कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया। स्लीप कितने तरह के वेव्स होते हैं, नॉन डेम स्लीप क्या होता है, स्लीप साइकिल क्या होता है। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी फिजियोलॉजी और या फिर कोई भी और एमबीबीएस के रिलेटेड टॉपिक के लिए आपको मिल सकता है। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द स्लीप, और ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का नोट्स मिलेगा, आप वहां से तुम्हारे पास आराम से इस शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और स्लीप को बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द स्लीप। मैकेनिज्म ऑफ द स्लीप क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ स्लीप मतलब होता है कि हम लोग, हमारा ब्रेन फिजियोलॉजिकली स्लीप को कैसे, हमारा बॉडी को नींद कैसे आता है, हम लोग उठते कैसे, इस दोनों के रेगुलेशन को हम लोग मैकेनिज्म ऑफ स्लीप कहते हैं। तो हमारा दो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं वीपीएल न्यूक्लियस, वेंट्रोलेटरल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है? और एक होता है ट्यूबुलो मेमोरी न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस होता है, ये तुम्हारे पास एंटीरियर एंटीरियर हाइपोथैलेमस में वीपीएल न्यूक्लियस होता है और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में होता है ट्यूबुलो मेमोरी न्यूक्लियस।
वीपीएल न्यूक्लियस को हम लोग स्लीप प्रमोटिंग एरिया कहते हैं, और तुम्हारे पास टीएमएन न्यूक्लियस को वेक प्रमोटिंग एरिया कहते हैं। अब इसको क्यों करते हैं? नाम से पता चल रहा है कि मतलब कि ये नींद लाएगा, और ये न्यूक्लियस एक्टिव हुआ तो तुम्हारे ये तुमको उठाएगा। आप जानते हो ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर म्यूचुअल इनहिबिशन होता है, म्यूचुअल इनहिबिशन होता है, मतलब कि अगर वीपीएल एक्टिव है तो इसको बंद रखेगा, और अगर ये बंद टीएमएन बंद एक्टिव है तो इसको इनएक्टिव रखेगा। तो ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर वीपीएल न्यूक्लियस हो गया, टीएमएन न्यूक्लियस हो गया। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना दोगे तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा। ये एक तरह का रिवीजन रिवीजन अगर आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है इस टॉपिक को, तो इजीली आप इस टॉपिक से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आगे आते हैं मेटाबोलाइट थ्री। अब देखो तुम्हारे पास होता है स्लीप रेगुलेशन का दो थ्योरी चलता है। मोस्ट कॉमन थ्योरी होता है मेटाबोलाइट थ्योरी होता है, मेटाबोलाइट थ्योरी, और दूसरा होता है तुम्हारे पास न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी। तो न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे, और मेटाबोलाइट थ्योरी मेनली है जो जो जिसको देखेंगे हम लोग मेटाबोलाइट थ्री। तो आपने बोला कि सर देखो नाम से ही आ रहा है मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट मतलब कोई मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज होगा, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज होगा। हाँ, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज होता है। कैसे होता है कि देखो हमारे हमारे दो न्यूक्लियस होता है, ग्रेफेन ग्रेफेन न्यूक्लियस होता है, एक होता है लोकस कोएलस। दो न्यूक्लियस होता है, इसका नाम याद रखना है। ग्रेफेन न्यूक्लियस होता है सेरोटोनिन रिलीज करता है, और एलसी न्यूक्लियस होता है नॉरएपिनेफ्रिन करता है। हमारा दो न्यूक्लियस एक्टिव होता है, दो न्यूक्लियस एक्टिव होता है, रेफेन न्यूक्लियस, और हमारा होता है लोकस कोएलस न्यूक्लियस। दो रेफेन न्यूक्लियस क्या रिलीज करता है? सेरोटोनिन, और ये नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये दोनों केमिकल्स जो होते हैं ना, हमारा एक्ट करते हैं थैलेमस के ऊपर। ये जाएंगे थैलेमस के ऊपर, थैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। जैसे ही थैलेमस स्टिमुलेट होगा तो हमको पता है कि थैलेमस के जितने भी फाइबर हो जाते हैं वो तुम्हारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाते हैं। तो थैलेमस के जैसे ही थैलेमस स्टिमुलेट हुआ, थैलेमस करेगा तुम्हारे पास स्टिमुलेट करेगा कॉर्टेक्स को, और हम जग जाएंगे। हम लोग जग जाएंगे, जगने के बाद हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, मतलब हमारा ब्रेन काम करेगा, तो हमारा कॉर्टिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन बढ़ जाएगा। जैसे ही हमारा ब्रेन में कॉर्टिकल एक्टिविटी हो गया, तो नाम पढ़िए ना, टॉपिक का नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट थ्योरी। तो हमारा ब्रेन के अंदर कॉर्टिकल एक्टिविटी में मेटाबॉलिज्म होगा ना, मेटाबॉलिज्म होगा। इस मेटाबॉलिज्म के कारण क्या होगा? हमारे पास एटीपी यूज होगा। एटीपी यूज होने से क्या बनेगा? एटीपी का प्रोडक्ट क्या बनता है? एडिनोसिन। हमारा एटीपी से रिलीज होगा एडिनोसिन। अब जैसे ही एडिनोसिन रिलीज होता है ना, एडिनोसिन का अमाउंट तुम्हारे पास ब्रेन में तुम्हारे बढ़ते जाएगा। जैसे ही एडिनोसिन का ब्रेन में अमाउंट बढ़ता है, तो ये एक्साइट करेगा तुम्हारा वीपीएल न्यूक्लियस। अब तुमको पता है ना, वेंट्रोलेटरल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में होता है। इसका काम क्या होता है? सर बीपीएल न्यूक्लियस का काम क्या है हमें पता है। बीपीएल न्यूक्लियस रिलीज करता है गाबा को, गाबा को रिलीज करने के बाद हम हमारा स्लीप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ द स्लीप। अब बाद में फिर से तुम्हारे पास जब उसको हमको जगना होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन और तुम्हारे पास ये दोनों काम करेंगे, और हम जग जाएंगे। तो हमारा आज फिर से एक बार मेटाबॉलिक थ्योरी हम लोग रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि सर हमारा दो न्यूक्लियस काम कर रहे थे यहाँ पे, रेफे न्यूक्लियस और लोकस कोएलस। लोकस कोएलस न्यूक्लियस तुम्हारे पे निकल रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन, रेफे न्यूक्लियस निकल रिलीज करता है सेरोटोनिन। ये दोनों न्यूक्लियस गए हमारे किसके पास? थैलेमस के पास। थैलेमस को बोला कि तुम जग जाओ, थैलेमस ने बोला कॉर्टेक्स तुम जग जाओ, और हम लोग जग गए। फिर हम लोग जने जगे तो हमारा ब्रेन काम करने लगा। काम करने से हमारा बहुत सारा एटीपी प्रोडक्शन हुआ, तो मेटाबोलाइट कौन से थे? एडिनोसिन। जब अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट ज्यादा हो गया तो हमारा बीपीएल न्यूक्लियस को लग गया कि अब हमारा एटीपी खत्म हो जाएगा ब्रेन का। तो बीपीएल न्यूक्लियस एक्टिव होगा तुम्हारे पास, और वो तुम्हारे गावा प्रोड्यूस करेगा, और तुम्हारे पास स्लीप हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा स्लीप। अब तुम्हारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर को याद करना, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर है जो याद करना, जैसे गाबा हो गया। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। हिस्टामिन अगर तुम्हारे पास जाएगा तो वेक प्रमोटिंग करेगा। सेरोटोनिन तुम्हारे पास स्लीप प्रमोटिंग है, सेरोटोनिन स्लीप प्रमोटिंग है, और नॉन एपिनेफ्रिन वेक प्रमोटिंग है, एसिटाइल कोलिन वेक प्रमोटिंग है। ठीक है, ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है। अब आता है तुम्हारे पास नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप के बारे में। तो नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप में डिफरेंस क्या होता है तुमको पता होना चाहिए। नॉन रेम स्लीप को हम लोग स्लो वेव स्लीप कहते हैं, रेम स्लीप को हम लोग पैराडॉक्सियल स्लीप भी कहते हैं। आपको ऊपर पता है कि पैराडॉक्सियल स्लीप क्यों कहते हैं? ये 75 से 80% तुम्हारे पास होता है नॉन रेम स्लीप में, और 20 से 25% हम लोग रेम स्लीप में होते हैं। ये तुम्हारे पास जो होता है नॉन रेम स्लीप में, अगर स्लो वेव स्लीप है तो मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, सिंपल बात, हाई एम्पलीट्यूड होता है। इसमें ओनली डेल्टा वेव होते हैं, और इसमें बीटा वेव्स में एक्टिव होते हैं। इसमें तुम्हारे पास आई मूवमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि हम लोग नॉन रैपिड आई, नाम ही नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और इसमें आई मूवमेंट ऑप्शन प्रेजेंट होता है। मसल टोन, नॉन रेम स्लीप में मसल की टोल मसल टोल कम होता है, लेकिन उतना भी कम नहीं होता। लेकिन तुम्हारे पास रेम स्लीप में मसल टोल एकदम खत्म ही हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, एटोनिया हो जाता है। ठीक है, ड्रीमिंग बहुत कम होता है नॉन रेम स्लीप में, हमेशा तुम्हारे पास ड्रीमिंग होगा तुम्हारे रेम स्लीप में। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगा, और रेम स्लीप में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। पेनाइल रिएक्शन बहुत कम होता है, इसमें बहुत कॉमन हो जाता है पेनाइल रिएक्शन है, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, अब स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करते हैं। स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग होता है जब तुम्हारा नॉन रेम स्लीप के अंदर तुम्हारे पास
3 एंड 4 के अंदर तुम्हारा स्लीप वाकिंग होगा। स्लीप टॉकिंग ये भी नॉन रेम स्लीप के अंदर होगा। बिरोक्सियम जो होता है नॉन रेम स्लीप के अंदर होता है। नॉकटर्नल बीट वेटिंग ये तुम्हारे पास जो भी स्टेज 1 छोड़ के सारे स्टेज में हो सकता है और रैम रैम और नॉन रैम में दोनों होता है। ये आपको मेनली याद करने वाला ये तुम अगर आप अच्छे लेवल पे जाओगे तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है। तो ये जो हमारा चैप्टर स्लीप का और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का खत्म हो चुका है। थैंक यू।